हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। एमपीपीएससी प्री 2025 को ध्यान में रखते हुए हम जो है एमपीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का अनुभव हासिल कर रहे हैं। किस प्रकार से प्रश्न आ रहे हैं और किस प्रकार से जो है प्रश्नों का लेवल लगातार चेंज हो रहा है, और इसी अकॉर्डिंग जो है हम अपनी एफएलटी तैयार कर रहे हैं, जो कि यूट्यूब पर डेली जो है आपको सुबह 8 बजे मिल जाती है। तो चलिए हम जो है अभी तक दोस्तों 2015 से लेकर के हम 2021 तक के पेपर सॉल्व कर चुके हैं। आज जो हम जिस पेपर को सॉल्व करेंगे वो है हमारा 22 का पेपर है, 2022 का पेपर है। चलिए देखते हैं। यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये पेपर है 2022 का एमपीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा का पेपर है, GS1। चलिए देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है आपके सामने। यदि आपको जो है प्रॉपर जो है क्लियर क्वालिटी नहीं दिख रही है, थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा, 360 की क्वालिटी कीजिएगा, निश्चित रूप से आपको साफ दिखाई देगा। फिलहाल में जो है मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूं कि जो है आपको उच्चतर क्वालिटी दिखाई दे। जो है जितनी क्षमता है यहाँ पर स्टूडियो की, उस पूरी क्षमता के साथ में जो है आपके सामने क्लास चल रही है। चलिए बात करते हैं। पहला प्रश्न है आपके सामने कि एटलस और अक्ष के मध्य पाए जाने वाले ज्वाइंट को क्या कहते हैं। जो एक्सिस ज्वाइंट होता है और एटलस ज्वाइंट होता है, मतलब एक एटलस और एक्सिस के मध्य में ज्वाइंट पाया जाता है, उस ज्वाइंट का नाम क्या है? तो उस ज्वाइंट का नाम है आपका जो है साइनोवियल ज्वाइंट, सिनोवियल ज्वाइंट इसे कहा जाता है। फ्रेंड्स, ये जो आपका आंसर सहित है जो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, जो है मतलब जो भी आंसर बता रहा हूँ आपको, यह पीडीएफ है। वीडियो के कमेंट बॉक्स में जो है लिंक मिल जाएगा, वहां से आप जो है इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए जो है बगल में देखते हैं। चौथे नंबर का प्रश्न है, आपसे पूछा गया है कि IIMF है, जो यानी कि इसको इंग्लिश में जो कहते हैं इंडियन फॉरेस्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट कहाँ पर स्थित है? तो यह दोस्तों मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में स्थित है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा गया है, और हर बार जो है पेपर आपके क्या होते हैं, जो क्वेश्चन 2 से 3 क्वेश्चन रिपीट होते हैं। मैं हर पेपर में बताता हूँ, इसमें भी बताऊंगा कि कौन से प्रश्न आ चुके हैं। जैसे कि यही प्रश्न है आपका, देखिएगा थोड़ा सा 2015 के पहले यदि जाएंगे, चूंकि मैं पेपरों को सॉल्व किया है तो मुझे इन्हें पता है। तो जो ये 2015 के पहले कई बार पूछा गया है, और मैं लगातार दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बेस पर ही क्वेश्चन करवाता रहता हूं, चाहे वो टेस्ट सीरीज हो, चाहे मेरी क्लासें हो, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का हो, मैं सभी में जो है बेस जरूर लेता हूं, क्योंकि सही रणनीति समझना बहुत आवश्यक है जो है पेपर को सटीक निकालने के लिए। अन्यथा पढ़ने के लिए जो है बहुत ब्रॉड सिलेबस है पीसीएस का, यकीन मानिएगा। आप देखते होंगे, पढ़ते होंगे तो आपको पता होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। दूसरे नंबर का जो प्रश्न है आपके सामने पूछा जा रहा है कि आनुवांशिक रूप से परिवर्तित बीटी वैगन को निम्नलिखित में से किसके लिए विकसित किया गया था? तो बीटी वैगन के बारे में आप जानते हैं, यह जो है एक प्रकार का बैसिलस थुरिंजेंसिस नाम का जो बैक्टीरिया होता है, उसको लेकर के एक नई फसल बनाई गई थी। ऐसा इसलिए किया गया था ताकि जो है कीटों के संक्रमण को रोका जा सके। कपास की फसल के लिए दोस्तों यह है जो है बैगन की फसल के लिए, हालांकि कपास भी, इसकी बीटी कपास भी बनाया गया है तो उसके लिए भी है, लेकिन ये कीटों को रोकने के लिए थी, क्योंकि कीट का जो है एंटीबायोटिक बनाया गया था। ये क्या आ गया भाई? नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। देखिएगा जो तीसरे नंबर का, चलिए इधर के ही देख लीजिए। तीसरे नंबर का प्रश्न है आपके सामने कि मनुष्य में निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन खून का थक्का जमने में जो है सहायक होता है? तो ये दोस्तों नॉर्मल प्रश्न है, और आपका विटामिन के का जो है इसमें होता है। तो फ्रेंड्स जो है नॉर्मल प्रश्न होते हैं, इन्हें कभी भी आपको गलत नहीं करना है, इतनी बार पढ़ना है, इतनी बार पढ़ना है, ये अभ्यास ही दोस्तों होता है, वरना छोटे छोटे प्रश्न गलत हो जाते हैं और वही जो है 1-2 नंबर से बाद में सिलेक्शन को रोक देते हैं। तो नॉर्मल प्रश्न को जब पेपर में आए तो 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, क्योंकि वो वैज्ञानिक तरीके से दोस्तों दिए जाते हैं। ये सीधे सीधे आप पढ़ करके लगाते हैं एक बार में तो गलती हो जाती है, लेकिन यदि आप इतना अभ्यास कर लेंगे तो निश्चित रूप से वो गलत नहीं होंगे। चलिए 5वें नंबर का प्रश्न देखते हैं, और इधर 5वें नंबर का प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि वह क्षेत्र जो 2 पारिस्थितिकी तंत्रों के मध्य सीमा रेखा अथवा संक्रमण क्षेत्र होता है, दोस्तों उसे क्या कहते हैं? इकोटोन कहा जाता है। ये पर्यावरण संबंधी क्वेश्चन है, थोड़ा सा जो दोस्तों नॉर्मल ही है, ज्यादा इतना टफ भी नहीं है। चलिए देखते हैं, निम्नलिखित में से हमारे देश का कौन सा क्षेत्र जैव विविधता का तप्त स्थल है? यह भी आपका नॉर्मल ही प्रश्न है। दिए गए ऑप्शन में अगर देखेंगे तो पश्चिमी घाट दोस्तों तप्त स्थल को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? हॉट स्पॉट कहा जाता है। पूरे वर्ल्ड में जो है 36 हॉट स्पॉट है, और भारत में जो है 4 हॉट स्पॉट है। 4 में से जो सर्वाधिक जहां पर जैव विविधता मिलती है वो आपका पश्चिम घाट हॉट स्पॉट है। कभी कोई प्रश्न आ जाता है कि भारत में सर्वाधिक विविधता कहाँ पाई जाती है, तो उसका जवाब पश्चिम घाट होगा। यदि पश्चिम घाट नहीं है तो वहां पर दोस्तों साइलेंट वैली दिया
होगा क्योंकि साइलेंट वैली जो है पश्चिम घाट के अंतर्गत ही आती है। यदि वह भी नहीं है तो केरल राज्य दिया होगा क्योंकि केरल राज्य भी पश्चिम घाट के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं और नेक्स्ट प्रश्न है 7 नंबर का, कहता है वायु की गति का मापन किसके द्वारा किया जाता है। कंफ्यूज मत होइएगा, बैरोमीटर से जो है वायु दाब का मापन करते हैं और हाइग्रोमीटर से जो है आपकी वायुमंडल की आर्द्रता मापी जाती है। थर्मामीटर तो यहाँ संबंधित है नहीं, थर्मामीटर का संबंध तापमान से होता है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं और नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 8 नंबर का। ये प्रश्न दोस्तों कई बार जो है आता रहता है, बार बार, कभी पारा का पूछ लेता है, कभी कैडमियम का पूछ लेता है, कभी नाइट्रेट का पूछ लेता है। मैं तीनों के उत्तर बता देता हूँ। एटाई जो रोग है आपका कैडमियम प्रदूषण की कमी से होता है, मतलब कि जल में जब कैडमियम जो धातु होती है वह मात्रा होती है तो क्या हो जाता है, हमें कौन सा रोग, एटाई रोग हो जाता है। पारा यदि पानी में तुम्हारे जो पीने वाले पानी है उसमें पारा होगा तो कौन सा रोग होगा, मिनी माता रोग हो जाएगा। यदि आपके पानी में जो है नाइट्रेट नाम का जो तत्व है तो कौन सा रोग हो जाएगा, ब्लू बेबी सिंड्रोम नाम का रोग हो जाएगा। तीनों मोस्ट इंपोर्टेंट है, जल प्रदूषण से संबंधित है। लगातार जल प्रदूषण से प्रश्न बन रहे हैं, इस बार जो अधिनियम को लेकर के प्रश्न पूछा गया 2024 में। नेक्स्ट बात करते हैं 9 नंबर के प्रश्न की। दोस्तों ये प्रश्न आपको याद हो, मैंने FLT में जो है प्रश्न करवाया हुआ था और देखो इसी प्रकार का प्रश्न आया हुआ है, मैंने सभी के सभी मानक एक साथ करवा दिए। तो यही FLT की खासियत है कि जो प्रश्न जहां से एक बार पूछा गया है वहां संबंधित जितने भी फैक्ट बन सकते हैं मैं एक साथ करवाता हूं और प्रत्येक क्वेश्चन में 10 फैक्ट करवाता हूं। तो वो FLT बहुत इंपॉर्टेंट, यकीन मानिएगा परीक्षा में सीधे वो दोस्तों आपको सिलेक्शन करवाएगी। जो है ये 4-5 बार मेरा प्री निकालने का अनुभव है, यदि इतना भी आसानी तरीके से ना प्रस्तुत कर सकूं, मैं हर बार दोस्तों कहता हूं जहां भी पढ़ाता हूं, जहां भी जो है जिसको भी मैं कह देता हूं, यदि आपके समझ में नहीं आ रहा है तो इसे मैं अपनी कमी स्वीकार करूंगा। याद रखिएगा ये हर शिक्षक में ऐसा होना चाहिए। तो यकीन मानिएगा जो है कभी जो दिक्कत ही नहीं होगी और ऐसा कभी होता नहीं है, शिक्षक अपनी कमी स्वीकार नहीं करता है। तो यदि पढ़ने में आपको किसी से भी समझ में नहीं आ रहा है तो यकीन मानिए उस शिक्षक ने अच्छे तरीके से मेहनत नहीं की हुई है। वरना यदि सही तरीके से व्यक्ति को जो है परोसा जाए तो खाने में कोई दिक्कत नहीं, हर कोई खा सकता है, बस परोसने का तरीका होना चाहिए। चलिए खैर बात करते हैं खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के अनुसार हमारे देश में निम्नलिखित में से किस चिन्ह को सभी प्रसंस्कृत, ये दोस्त प्रसंस्कृत का मतलब होता है जैसे कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग आपने पढ़ा होगा। जैसे कि आप क्या पढ़ते हैं, मैं सीधा सा उदाहरण दूं, जो आप चिप्स वगैरह खाते हैं, चाउमीन नहीं मतलब पैकेट बंद जितने भी खाने वाले पदार्थ होते हैं वो क्या आते हैं, खाद्य प्रसंस्करण में आते हैं। और इनके लिए गवर्नमेंट कौन सा चिन्ह देती है, तो दोस्तों याद रखिएगा जो प्रसंस्कृत उत्पाद होते हैं, फल उत्पाद होते हैं, उनके लिए क्या दिया जाता है, FPO दिया जाता है। और जो ISI है ये दोस्तों आपको जो है तो इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों को दिया जाता है। हॉलमार्क जो है दोस्तों जो ज्वेलरी वाली सामग्री होती है, सोना वगैरह, उसके लिए दिया जाता है। और BEE आई थिंक ये थोड़ा सा मैं भूल रहा हूँ, जैसे ठीक है रहने दीजिए। अगली बात करते हैं आयुष का पूरा नाम। दोस्तों ये मेंस में भी आपका जो कहते हैं टॉपिक दिया हुआ है। तो आयुष का पूरा नाम होता है आपका आयुर्वेद योग प्राकृतिक, ये नहीं होगा, एलोपैथी नहीं होगा, एलोपैथी नहीं, आयुर्वेद योग और इसके बाद प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध, होम्योपैथी, एलोपैथी तो होगा नहीं, आयुर्वेद योग, ये तो यही है आपका पहले ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स, ये जो है ये प्राकृतिक चिकित्सा की पद्धतियां हैं, इनमें से कई भारत में प्रचलित रही हैं। ये एक प्रकार के जिस प्रकार से हम ये दवाइयां करवाते हैं मेडिकल वगैरह में और हॉस्पिटल्स में, तो ये दवाइयां जो होती हैं दोस्तों ये एलोपैथिक दवाइयां होती हैं। ये जो है होम्योपैथी दवाइयां अथवा प्राकृतिक दवाइयां नहीं हैं, इनमें जो है काफी ज्यादा साइड इफेक्ट होते हैं। तो इन चिकित्सा पद्धतियों को जो है हाल ही में सरकार नई से स्वास्थ्य नीति में लागू करने का प्रयास कर रही है। खैर देखो कि जैसा भी हो। अगली बात करते हैं 13 नंबर का प्रश्न है कि भारत में कोयले के सकल उत्पादन के संदर्भ में मध्य प्रदेश का कौन से स्थान है। दोस्तों ये अलग अलग उत्तर था, लेकिन बाद में जो इसका सही उत्तर जो है आपका चौथा ऑप्शन जो है सही माना गया था। हालांकि बजट में मध्य प्रदेश के बजट में अलग था, भारत सरकार के बजट में अलग था, चौथा ऑप्शन इसका क्या है, सही है। अगली बात करते हैं कि निम्नलिखित में से 12 नंबर में देखिएगा कौन सा जिला कपास और केले के उत्पादन के लिए जाना जाता है। तो दोस्तों मध्य प्रदेश के जो ताप्ती नदी के आसपास का क्षेत्र है वही आपका किस लिए, केला के लिए जाना जाता है। तो यहाँ ताप्ती नदी के आसपास एक ही जिला है, वो कौन सा है, बुरहानपुर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, जो आपकी लाडली माता योजना थी, बहना योजना थी, इस अंतर्गत भाई सब सरकार बना दी जो है बीजेपी की, पुनः से खतरनाक इनकी वोटिंग हुई थी। मध्य प्रदेश सरकार की जो लाडली बहना योजना के अंतर्गत योग्य महिलाओं को कितनी राशि दी जाती थी। मैंने जब पेपर दिया था तो उसे देखा था, क्या बात है भाई साहब। तो 1000 रुपए इसमें दिए जाते हैं वर्तमान में, हालांकि 1250 मिल रहे हैं।
अगली बात करते हैं कि निम्नलिखित में से किस जनजाति को जो है आदर के साथ में खुटिया पटेल कहा जाता है। तो दोस्तों जो सहारिया जनजाति है इसे क्या कहते हैं, खुटिया पटेल कहते हैं। और सहारिया जनजाति जो है वाल्मीकि को अपना जो क्या मानती है, वाल्मीकि का वंशज मानती है। नेक्स्ट बात करते हैं 15 नंबर का प्रश्न है कि भारत की जनगणना 2013 के अनुसार मध्य प्रदेश का न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है। तो दोस्तों यह आपका डिंडोरी जो है यहाँ का न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला है। वहीं सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व जो है आपको भोपाल में देखने को मिल जाएगा। चलिए 16 नंबर का प्रश्न देखते हैं। 16 नंबर का प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में पहली महिला राज्यपाल कौन थी। तो बहुत नॉर्मल प्रश्न है, कुछ प्रश्न आते हैं ऐसे नॉर्मल, लेकिन इन नॉर्मल प्रश्नों से जो है प्रश्न पेपर का लेवल नॉर्मल मत समझिएगा, क्योंकि 2022 का जब मैंने दिया था तो मुझे लगा था भाई 90-95 मेरे सही हो रहे थे, लेकिन जब बाद में मिलाए आए तो फिर 78 क्वेश्चन सही हुए और मेरा जो है प्रोविजनल लिस्ट में नाम आ गया एक नंबर के कारण। चलिए अगली बात करते हैं। आपका 17 नंबर का प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में ग्राम पंचायत घोषित होने के लिए न्यूनतम जो है कितनी जनसंख्या होनी चाहिए। दोस्तों किसी भी क्षेत्र में 1000 जनसंख्या तो उसे क्या बना सकते हैं, ग्राम पंचायत बना सकते हैं। 18 नंबर में प्रश्न देखिएगा कि मध्य प्रदेश में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है। दोस्तों 3 बार लागू हो चुका है। ऐसे प्रश्न मैं बहुत सॉल्व करवाता हूँ लगातार, इन्हें बिल्कुल विस्तृत व्याख्या के साथ में सॉल्व करवा देता हूँ। आपके 70, 80 और जो है 92 में 3 बार लागू हुआ था। और चलिए फिर पहली बार जो लागू हुआ था राज्यपाल यहाँ पर सत्यनारायण सिन्हा थे, दूसरी बार में पुनाचा थे, तीसरी बार में जो है महमूद अली खान थे। तो ये बात ध्यान रखेंगे। 19 नंबर का प्रश्न देखते हैं कि मध्य प्रदेश में जो मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति में निम्नलिखित में से कौन मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करता है। तो दोस्तों ऐसे में जो है कोई नहीं करता है, जो मुख्यमंत्री जिस व्यक्ति को अपना मतलब दे जाएगा, नाम पता उसे कह जाएगा तो वही करेगा। मुख्यमंत्री द्वारा नाम निर्दिष्ट व्यक्ति ही करता है। मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे। तो बहुत नॉर्मल प्रश्न है, रविशंकर शुक्ल जो है पहले मुख्यमंत्री थे। और भगवंत राव मंडलोई, दोस्तों ये काफी बड़ी राजनीति हुई थी यहाँ पर जब। चलिए अगला प्रश्न है 21 नंबर में देखिएगा। ये प्रश्न भाई देखिएगा फिर से रिपीटेड प्रश्न है, ये वाला बता दे रहा हूँ। इसके पहले भी ये आया हुआ था, 3 बार आ चुका, तीसरी बार रिपीट हो रहा। 2020, 21, 22 मुझे लगता है तीनों में आया हुआ। राज्य मानव अधिकार आयोग के सदस्यों की नियुक्ति हेतु गठित समिति की अध्यक्षता कौन करता है। बताइए यहाँ पर क्या पूछा है, अध्यक्षता कौन करता है। पिछली में पूछा था कौन सदस्य शामिल नहीं होता है इनसे समिति में, तो इसकी अध्यक्षता दोस्तों किसके द्वारा, मुख्यमंत्री द्वारा जो है शामिल की जाती है। तो ऐसे प्रश्न दोस्तों एक बार कर लेने चाहिए, हमेशा के लिए हो जाते हैं। अगली बात करते हैं मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग जो मतलब नया अधिनियम बनाया गया था मध्य प्रदेश सरकार ने, उसके तहत ये पूछा गया है कि आयोग में कितने जो है अशासकीय सदस्य होते हैं। हालांकि आयोग वाले क्वेश्चन अब इतने ज्यादा नहीं आएंगे क्योंकि सिलेबस में हट चुका है, 1 पॉइंट ही है, तो 1 से 2 प्रश्न ही आएंगे। इसमें दोस्तों जो है 5 अशासकीय सदस्य हो सकते हैं। अगली बात करते हैं 23 नंबर का प्रश्न है कि राष्ट्रीय जो मानव अधिकार आयोग के संदर्भ में कथनों का विश्लेषण कीजिए। मानव अधिकार आयोग मानव अधिकार के क्षेत्र में कार्यरत संस्थाओं को प्रोत्साहित करता है, वही करेगा ही जो वो मानव अधिकार आयोग है। ध्यान रखिएगा कोई भी नेगेटिव बात हो, अगर आपको ना समझ में आता हो ना, अगर पॉजिटिव बात हो तो सही मान लीजिएगा, यदि नेगेटिव लिखी हो तब वहां पर विचार कीजिएगा। आयोग का काम मानव अधिकार के क्षेत्र में अनुसंधान करना भी तो करेगा ही, तो दोनों बातें ही क्या है, सही है। कथन एक दूसरे की व्याख्या करता है, एक सही है, 2 सही है, दोनों कथन सही हैं। तो इसका दोस्तों ऑप्शन क्या है, आपका ऑप्शन जो है सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, अगली बात करते हैं जो है 24 नंबर का प्रश्न है, संघ तथा राज्य लोक सेवा आयोग का प्रावधान जो है किस अनुच्छेद के तहत है। दोस्तों इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 315 में जो है, चाहे यूपीएससी हो चाहे एमपीपीएससी हो, भाग 14 के अंतर्गत जो है अनुच्छेद 315 से लगा के जो 324 से 323 तक के जो अनुच्छेद हैं वो किससे हैं, यूपीएससी और पीसीएस से संबंधित हैं। 340 दोस्तों ये मतलब ऐसा कुछ मान लीजिए कि इसमें जो है किसी भी जाति को ओबीसी घोषित करना है तो 340 में है। 328, 238, चलिए ये नहीं पता मैं भी। अगली बात करते हैं सतर्कता। अगली देखिए 25 नंबर का प्रश्न है जिसमें पूछा गया है कि भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के वेतन एवं सेवा शर्तें कहाँ पर निर्दिष्ट हैं, विनिर्दिष्ट हैं। तो दोस्तों जो चाहे वो कोई भी संवैधानिक पदाधिकारी हो, सभी के जो वेतन है और सेवा शर्तें वो भारतीय संविधान की अनुसूची 2 में जो है आपकी दी हुई है, तीसरे में जो है शपथ दी हुई है, और पहले में जो है संघ और राज्य क्षेत्र है, चतुर्थ में जो है राज्यसभा की सीटों का आवंटन है। 26 नंबर के प्रश्न की बात करते हैं। 26 नंबर का प्रश्न है, आपसे पूछा जा रहा है कि मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग कब अस्तित्व में आया था। दोस्तों तो देखिएगा अभी 2020 का पेपर आप उठाकर देखेंगे, वहां पर 1 फरवरी उत्तर में जो है सही माना हुआ था इसके लिए, लेकिन इस बार जो है डिलीट कर दिया था, 13 फरवरी जो है सही मान रहा था। तो आप जो है इस पर देखेंगे यहाँ पर हालांकि लिखा हुआ कब अस्तित्व में आया था और वहां पर लिखा हुआ था कब गठित किया गया था, कितना अंतर है। तो इसका उत्तर तो दोस्तों 1 फरवरी
1994 सही हो रहा है, यद्यपि इसे शायद डिलीट कर दिया गया है, मैंने ध्यान नहीं दिया, डिलीट हो गया होगा तो हो गया होगा। 1 फरवरी है, 13 फरवरी इसके दो उत्तर जो है चल रहे हैं। नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों भारत के जो प्रधानमंत्री होते हैं वही क्या करते हैं, नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति करते हैं। सुमन बेरी वर्तमान में उपाध्यक्ष हैं, सीईओ जो हैं BRB सुब्रमण्यम हैं। चलिए 28 नंबर का प्रश्न देखिएगा, इसमें पूछ रहा है सतर्कता के क्षेत्र में केंद्रीय एजेंसीज को सलाह एवं मार्गदर्शन देने हेतु जो सतर्कता आयोग की स्थापना किसकी अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिश पर गठित की गई थी? दोस्तों ये 1962 में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए एक समिति बनाई गई थी जिसका नाम था के संतानम समिति, और उसने जो कहा कि भाई जो है अगर भ्रष्टाचार रोकना है सतर्कता आयोग होना चाहिए, तब गठित कर दिया गया। 29 नंबर में देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन राज्य का मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त नहीं हो सकता है? पत्रकारिता के क्षेत्र का हो सकता है, विधि के क्षेत्र का व्यक्ति हो सकता है। दोस्तों अगर योग्यताएं आप पढ़ेंगे सूचना आयुक्त की तो बन जाएगा आपसे, योग्यताओं से प्रश्न उठाया गया। विज्ञान एवं तकनीकी क्षेत्र का हो सकता है। राज्य के विधानमंडल का सदस्य भाई नहीं हो सकता, क्योंकि एक ही व्यक्ति जो है 2 प्रकार के संवैधानिक पद धारण नहीं कर सकता है। कोई भी प्राधिकारी हो 2 जगह कैसे हो सकता है? तो राज्य का विधानमंडल का सदस्य है तो ऑलरेडी जो क्या है वो विधायक है, तो कैसे बन पाएगा। चलिए अगली बात करते हैं, 30 नंबर का है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के गठन की बात की गई है? तो दोस्तों 338 में जो है आपका SC आयोग है, और 338A में ST आयोग है, 338B में OBC आयोग है, 332 में जो है आपका SC ST के लिए आरक्षण की बात की गई है। कहां पर? विधानसभा में। 342 में परिभाषा है। चलिए खैर बात करते हैं आगे। अगला प्रश्न है 31 नंबर में कि जो है खाद्य और कृषि संगठन जो है इसका मुख्यालय कहां पर स्थित है? दोस्तों इटली की राजधानी रोम में स्थित 16 अक्टूबर 1945 को जो इसकी स्थापना की गई थी। 32 नंबर में देखिएगा आपसे पूछा जा रहा है कि करंट अफेयर का शायद प्रश्न है, हटा दूं, चलिए देख लेते हैं। 2017 में आरंभ सौभाग्य योजना जो थी निम्नलिखित में से किस मंत्रालय से संबंधित है? दोस्तों सौभाग्य योजना सहज बिजली हर घर बिजली वाला है, ये विद्युत मंत्रालय से संबंधित है। अगली बात करते हैं, वर्तमान में अप्रैल 2023 में भारतीय थल सेना के अध्यक्ष कौन है? तो उस टाइम पर जो है दोस्तों ये जो है आई थिंक पता नहीं भाई, ठीक है रहने दीजिए, कठिन करंट अफेयर क्वेश्चन है ये, अब दोबारा नहीं आएगा आपका। 37 नंबर में देखिएगा यहाँ पर है कि भारतीय सेना ने मध्य प्रदेश के किस स्थान पर क्वांटम प्रयोगशाला बनाई हुई? तो ये भी करंट अफेयर का जो है क्वेश्चन है आपका, महू में बनाई गई थी। थोड़ा सा देखिएगा मध्य प्रदेश में, ये भी आपका करंट अफेयर क्वेश्चन है, ये भी करंट अफेयर क्वेश्चन है। ये देखिएगा कि भारतीय लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो आपके जो जीवी मावलंकर साहब थे, यानी गणेश वासुदेव मावलंकर जी थे, वही क्या थे? आपके प्रथम अध्यक्ष थे। चलिए अगली बात करते हैं, और अगला है खेल कूद का। भाई चलिए देख लेते हैं इसे। रंगास्वामी कप जो है आपका पोलो से संबंधित नहीं है, बात गलत लिखी हुई है, हॉकी से संबंधित है। और ये ठीक है, ठीक है, ठीक है और ठीक है भाई। तो पहला गलत है, जिसमें पहला ऑप्शन नहीं है वही उत्तर होगा। तो किस में नहीं है? पहला ऑप्शन इसमें नहीं है। चलिए ये आपका बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। इसी प्रकार से दोस्तों जब जो है पूरे उत्तर ना बनते हो कोई दिक्कत नहीं, जो आपसे बनता है उसके अनुसार गैस कीजिए। जैसे ये वाला मुझसे पता था, और ये जब मैं पेपर दिया था तो इसी के आधार पर सही किया था। मुझे ये पता था कि ये जो है रंगास्वामी कप हॉकी से संबंधित है, तो हॉकी से संबंधित है, ये वाला गलत है। तो फिर एक जिसमें दिया हुआ है, तो जिसमें नहीं दिया हुआ है वही सही होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या पूछ रहा है, कौन सा युग्म सुमेलित है? तो ये बाकी सुमेलित है, ये वाला नहीं सुमेलित। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, 39 नंबर का, कि निम्नलिखित में से किसने फीफा विश्व कप करंट अफेयर क्वेश्चन है, हॉकी विश्व कप, ये भी आपका करंट अफेयर का है। देखिएगा देश की, ये ई कॉमर्स का क्वेश्चन है कि देश की सीमाओं से परे ई कॉमर्स का कौन सा आयाम जो है व्यापार के लिए सक्षम है? तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों? विश्वव्यापी पहुंच हो जाएगा। जब देश की सीमाओं से पार हो जाएगा तो विश्वव्यापी हो जाएगा। निम्नलिखित में से 42 नंबर देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा रोबोट का फायदा नहीं है? वह असमर्थ मनुष्य की मदद कर सकते हैं, सही है, नौकरियों को विस्थापित कर सकते हैं। दोस्तों ये फायदा कहाँ से होगा? हमारी नौकरी चली हो जाएगी तो क्या फायदा होगा? नहीं होगा। तो यही आपका क्या हो जाएगा? फायदा नहीं है दोस्तों। चलिए अगली बात करते हैं, सोशल मीडिया अनुकूलन क्या है? तो सोशल मीडिया दोस्तों आसानी से, सोशल मीडिया द्वारा आसानी से प्रचार प्रसार करना, यही क्या है आपका? अनुकूलन है। अनुकूल का मतलब क्या होता है? किसी कार्य के जो है अनुकूलन हो जाना। अब सोशल मीडिया करा तो सोशल मीडिया के अनुकूल हो जाना। अब जब सोशल मीडिया के अनुकूल हो जाओगे तो क्या होगा? यही होगा आपका ऑप्शन से ए सही है। चलिए बात करते हैं 44 नंबर का, और 44 नंबर का प्रश्न है, साइबर सुरक्षा की विशेषता क्या है?
अनुपालन, आंतरिक खतरों से प्रतिरक्षा, साइबर सुरक्षा। साइबर मतलब क्या होता है दोस्तों, इंटरनेट से संबंधित है, और सुरक्षा का मतलब क्या, सुरक्षा से तो ये सभी सही हो जाएंगे। अनुपालन, आंतरिक खतरों से प्रतिरक्षा, खतरे की रोकथाम, तो सभी ऑप्शन जो है इससे क्या है, सही हो जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं 45 नंबर की, कि निम्नलिखित में से ई गवर्नेंस का कौन सा सटीक वर्णन है, कौन सही बात करता है। नागरिकों को नियुक्ति करना, भाई नियुक्ति करना सरकार का काम है। ई का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस का मतलब क्या होता है, शासन प्रशासन, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक और प्रशासन जुड़ना चाहिए। नागरिकों को उचित एवं पक्षपात विहीन निर्णय देना, भाई न्यायपालिका का कार्य है। तकनीकी आधारित शासन व्यवस्था, यही क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन सी जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं 46 नंबर का। दोस्तों 100 प्रश्न है, यदि हर प्रश्न का मैं डिटेल बताऊंगा तो निश्चित रूप से 2-3 घंटे में क्लास हो जाएगी। यदि आप डिटेल से मुझसे पढ़ना चाहते हैं और देखना चाहते हैं कि इस तरीके से जो चलता है मेरा सिस्टम, जरूर देखिएगा। FLT में करवाता हूँ, डेली देख लीजिएगा प्ले लिस्ट में, और वो जरूर ज्वाइन करिएगा। यकीन मानिएगा, वरना जो है आपका देखेंगे परीक्षा में जो हमें देखेंगे कितने क्वेश्चन आते हैं। मैंने कह दिया है 75% क्वेश्चन जो है दोस्तों उसी टेस्ट सीरीज से आएंगे। बस आपको डेली देखना होगा, जुड़ना होगा, वहां पर मेहनत करनी होगी। क्योंकि मैं जिस प्रकार से कंटेंट बनाता हूं तो उसमें फ्रेंड्स है लगभग 8 घंटे खर्च करता हूं। बताइए 8 घंटे की मेहनत जो है 1 घंटे में आपके सामने देता हूं, तो आपको भी पढ़ना चाहिए ना। तो उसे ध्यानपूर्वक एक बार क्लास देखना चाहिए, फिर PDF पढ़ना चाहिए, निश्चित रूप से आपका बनेगा। कृत्रिम बुद्धिमत्ता के जो है 46 नंबर में देखिएगा, जनक कौन से हैं, तो जो जैन मैकार्थी साहब हैं, ये क्या है आपके जनक है इसके। LM ट्यूरिंग दोस्तों आधुनिक कंप्यूटर के जनक है, और ट्यूरिंग टेस्ट के उन्होंने आविष्कार किया था। ब्लेज पास्कल, बीजी पास्कल नाम कंप्यूटर बनाया था। 47 नंबर देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक आभासी सहायक है, मतलब जो वर्चुअल असिस्टेंट्स होते हैं दोस्तों, नहीं है पूछ रहा है। तो अलेक्सा भी है, कोर्टाना भी है, सिरी भी है, और ये कॉर्टेसा नहीं है दोस्तों। अलेक्सा तो किसका है भाई, अमेजन का है। सिरी किसका है, एप्पल का है। कोर्टाना भी है लेकिन कॉर्टेसा नहीं है। 50 नंबर में देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम बुद्धिमत्ता का के पक्षपात का स्रोत नहीं है। तो दोस्तों डेटा पक्षपात का स्रोत हो सकता है, एल्गोरिदम भी हो सकता है, लोग भी हो सकते हैं, लेकिन क्षमता जो है इसका स्रोत है नहीं हो सकता है। चलिए देखते हैं 49 नंबर का, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में निम्नलिखित में से कौन सी तकनीकी इलेक्ट्रॉन होल युग्म पैदा करने में प्रयोग नहीं की जा सकती। दोस्तों ये इलेक्ट्रॉन की से लिया गया प्रश्न है, और यहाँ पर जो ऑप्शन देखेंगे आप ऑप्शन डी अशुद्धि निक्षेप। दोस्तों अशुद्धि निक्षेप जो है आपका अर्धचालक बनाने की प्रक्रिया है, इसका जो है होल और युग्म से कोई संबंध नहीं है। डिटेल में पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा, नॉर्मल प्रश्न नहीं है, कठिन है। अगली बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा अत्यंत उच्च गति स्विचिंग इलेक्ट्रॉनिक परिपथ में प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों डायोड आप जानते हैं, जैसे LED होता है, बहुत से डायोड होते हैं कई प्रकार के, जिनमें से अत्यंत उच्च गति वाले स्विचिंग इलेक्ट्रॉनिक परिपथ में जो प्रयोग किया जाता है वो कौन सा होता है, टनल डायोड होता है। चलिए बात करते हैं 51 नंबर का प्रश्न है कि वर्ष जो है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक रही है। दोस्तों मेघालय में जो है जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक रही है। वहीं पिछली बार प्रश्न क्या आया हुआ था 2021 वाले में कि कहां पर न्यूनतम रही है, तो न्यूनतम कहां पर रही है, नागालैंड में रही है, नेगेटिव। अगली बात करते हैं दक्षिण पूर्व एशिया की सीमा पार नदी मिकांग नदी किस देश से नहीं गुजरती है। तो दोस्तों आसियान देशों की आप प्रमुख नदी जानते हैं, यह जो आपकी आसियान देशों में बहती है, बांग्लादेश में नहीं बहती है। 53 नंबर में देखिएगा, और 53 नंबर में है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में महिला साक्षरता दर सर्वाधिक है। तो दिए गए ऑप्शन के अनुसार देखेंगे दोस्तों तो मिजोरम में जो है महिला साक्षरता दर सर्वाधिक है, लगभग 89% यहाँ पर देखने को मिलती है। 57 नंबर में देखिएगा कि सुंदर वन निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन है, तो आप क्या बताएंगे, ये दोस्तों तापीय, तटीय और ज्वारीय वन है। 56 नंबर की बात की जाए तो इटलस पर्वत किस महाद्वीप में स्थित है। दोस्तों आपका ये जो है दक्षिण अफ्रीका में स्थित है, और इसकी जो ऊंची सबसे चोटी है उसका नाम क्या है, माउंट टोबकल है, मोरक्को में स्थित है। अगली बात करते हैं 2020-21 में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य देश मूंगफली उत्पादन में जो है आगे रहा है। दोस्तों गुजरात जो मूंगफली उत्पादन में आगे रहने वाला राज्य है। अगली बात करते हैं, देखिएगा 54 नंबर का प्रश्न कि भारत में लौह अयस्क के संदर्भ में कौन सा कथन जो है दोस्तों आपसे पूछ रहा है सही नहीं है, यानी गलत पूछ रहा है। तो आप क्या बताएंगे कि भारत में जो है हमारे देश में मुख्यतः हेमेटाइट और मैग्नेटाइट लौह अयस्क के भंडार है, ठीक है। देश के लौह अयस्क के कुल संचित भंडार का 80% झारखंड में है। तो दोस्तों 80% नहीं है, क्योंकि जो है उड़ीसा आपका प्रथम स्थान है, तो उसका होना चाहिए ना, झारखंड में कहाँ से होगा। चलिए अगली बात करते हैं, और अगला प्रश्न है, ये है ज्योग्राफी का है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि सिलेबस से हट चुका है। 90 डिग्री रिज जो है निम्नलिखित में से कहां से जाती है। तो दोस्तों आप क्या बताएंगे, हिंद महासागर से जाती है। अब इसे कैसे लॉजिक लगाएंगे दोस्तों, 82 जो है आपके यहाँ से हमारे यहाँ पर मानक समय रेखा कौन सी 82 डिग्री है, तो उसी से अनुमान लगाइएगा कि आधे भारत से जाती हो। अगली बात करते हैं 59 नंबर में कि भारत के पवन ऊर्जा के संदर्भ में आपको विचार करना है और बताना है
और क्या बताना है, कौन सा कथन जो है आपका सही नहीं है ये बताना है। भारत में पवन ऊर्जा क्षमता में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है, सही बात है। गुजरात में देश की कुल पवन ऊर्जा क्षमता का 22% है। वर्ष 2021 में तमिलनाडु की पवन ऊर्जा क्षमता देश की कुल क्षमता की लगभग 24% थी। और पूछ रहा है आपसे जो है डी नंबर में कि पवन ऊर्जा क्षमता में मध्य प्रदेश का तीसरा स्थान है। गलत बात है दोस्तों, ये कम से कम 7वां स्थान, 6वां 7वां स्थान पड़ता है। अगली बात करते हैं 60 नंबर में कि एशिया में निम्नलिखित में से कौन सा देश स्थल अवरुद्ध है। देश नहीं, मतलब लैंड लॉक कंट्री नहीं है दोस्तों। थाईलैंड आप देखेंगे तो यहाँ पर जो है ये जल से सीमा इसकी साझा होती है। 65 नंबर में देखिएगा परमहंस मंडली की स्थापना कहाँ हुई थी। दोस्तों एक प्रकार का समाज सुधार संगठन था और ये जो है आपका महाराष्ट्र में जो है इसकी स्थापना की गई थी। अगली बात करते हैं चंपारण सत्याग्रह के दौरान नील की खेती किस नाम से पहचानी जाती थी। तो आप क्या बताएंगे दोस्तों, तिनकठिया के नाम से जानी जाती थी और इसी के लिए क्या हुआ था, चंपारण सत्याग्रह हुआ था। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो आप क्या बताएंगे दोस्तों, कितने प्रश्न है भाई, कई बार मैं कराता रहता हूँ ये प्रश्न। तो 1336 में जो इसकी स्थापना की गई थी और जो विजयनगर साम्राज्य के दो वो थे हरिहर और बुक्का नाम की व्यक्ति, उन्होंने जो है तुंगभद्रा नदी किनारे अपनी राजधानी बनाई हुई थी, वहीं पर स्थापना की हुई थी। अगली बात करते हैं पोथी पढ़ पर जग मुआ पंडित भयानक होए, अढ़ाई अखर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। दोस्तों कबीरदास जी की पंक्तियां हैं। अक्सर मैंने जो है कोई भी जब पढ़े लिखे आदमी जो है बात करता है और वो वास्तविकता नहीं समझता है किसी चीज की, जैसे कि एक पंक्ति और है कि दशरथ सुत ही लोक बखाना, दशरथ सुत तेहु लोक बखाना और राम नाम को मरम ना आना। मतलब कि राम राम तो हर कोई जपता है, लेकिन राम नाम का चरित्र का मतलब क्या है, वास्तव में उनके आदर्श क्या थे, उनका कोई उपयोग ही नहीं करता है। तो वैसी पंक्तियां हैं, कभी कभी मैं ऐसे बोलता रहता हूं तो जो है पेपर में आ गई थी, मैं खुश हो गया था। वो भारत छोड़ो आंदोलन किस तिथि को शुरू हुआ था। तो फ्रेंड्स इसका उत्तर जो है एमपीपीएससी 9 अगस्त माना हुआ था और 10 अगस्त भी इसका माना हुआ था, बाद में इसे डिलीट कर दिया गया था। हालांकि भाई 8 अगस्त को 12 बजे रात के प्रारंभ हुआ था और जो है 9 अगस्त इसका, आप दोनों 9 अगस्त जो है इसका सही मान सकते हैं। चलिए बात करते हैं अगली जो है 66 नंबर में देखिएगा कि तहकीक हिंद किताब के लेखक कौन है। तो दोस्तों ये अल बरूनी साहब जो हैं, तहकीक हिंद से किताब उल हिंद भी कहा जाता है और यह जो दोस्तों महमूद गजनबी के साथ में भारत आए हुए थे। अगली बात करते हैं प्रार्थना समाज की स्थापना हुई थी दोस्तों, कहाँ पर हुई थी, महाराष्ट्र में हुई थी। जो आपके क्या नाम था भाई उनका, महादेव गोविंद रनाडे के द्वारा जो है उसके सदस्यता में की गई थी। अगली बात करते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि परंपरा के अनुसार अलवार और नैनारों की संख्या कितनी थी। तो आपको यहाँ से पकड़ना है, ट्रिक बनाई थी इसकी जो याद करने के लिए कि बार 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 मतलब 12। तो अलवारों की संख्या कितनी है, 12 है। नैनारों कितनी हो जाएगी, 63 जो है नैनारों की है। तो आपको ये जो सही हो जाएगा। अगली बात करते हैं अलवार जो है दोस्तों विष्णु के उपासक होते थे, नैनार जो है शिव के उपासक होते थे। ये भक्ति आंदोलन से लिया गया क्वेश्चन है। संथाल विद्रोह के प्रमुख नेता कौन थे। दोस्तों आपका ये जो संथाल विद्रोह है 1856 में हुआ था और सिद्धू कान्हू इसके क्या हुआ करते थे, नेता हुआ करते। जनजातीय विद्रोह का क्वेश्चन है। अगली बात करते हैं 70 नंबर में कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर बौद्ध गुफाएं स्थित नहीं है। तो दोस्तों अजंता में भी है, आप जानते हैं, और बाग में है, सांची में भी है, लेकिन बालसार में जो है, बलसार में जो है गुफाएं नहीं है। 73 नंबर पे देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन मध्य प्रदेश की जलवायु के बारे में क्या पूछ रहा है, सही नहीं है, यानी ये गलत है। शीत ऋतु में उत्तरी भाग में तापमान दक्षिणी भाग की तुलना में कम हो जाता है। दोस्तों हालांकि नेगेटिव जा रहा है, लेकिन फिर भी ठीक है, देखते हैं भी आगे प्रश्न है। राज्य का दक्षिणी पूर्वी भाग अपेक्षाकृत अधिक वर्षा प्राप्त करता है, ये बात तो सही है। ग्रीष्म ऋतु में मुरैना व दतिया जिलों में तापमान कम रहता है, ये बात दोस्तों सरासर पूरी तरह से गलत है, क्योंकि चंबल का प्रदेश जो है क्या है, वैसे भी कम वर्षा वाला क्षेत्र, मरुस्थलीय टाइप का क्षेत्र है और वहां पर जो है बहुत खतरनाक गर्मी होती है। तो ये बात जो है लिखा हुआ उल्टा लिखा हुआ कि तापमान कम रहता है, ये बात गलत है। अगली बात करते हैं 72 नंबर में कि निम्नलिखित में से मैग्नीज के बड़े भंडार किसमें है। तो नॉर्मल प्रश्न है दोस्तों, सबको इसे पढ़ते हो आप, बालाघाट में है। अगली बात करते हैं जो है आपका प्रश्न किससे है, मध्य प्रदेश की मृदा से प्रश्न है। पूछ रहा है कि मध्य प्रदेश की मिट्टी के बारे में विचार कीजिएगा। बघेलखंड में लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। दोस्तों सही बात है, लाल एवं पीली मिट्टी में उर्वरता अधिक होती है, ये बात दरअसल गलत है। तो अगली बात करते हैं मालवा पठार में गहरी काली मृदा पाई जाती, ठीक है। मध्य प्रदेश के पूर्व उत्तर पश्चिमी भाग में जलोढ़ मृदा भी ठीक है। तो 1 3 4 सही लग रहे हैं, दूसरा गलत है। जिसमें दूसरा दिया है वो उत्तर नहीं होगा इसका, तो सभी में दूसरा मुझे लगता है दिया है, इसमें नहीं दिया है चौथा नंबर में, तो यही आपका क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगली बात करते हैं। इसी प्रकार से दोस्तों क्वेश्चन सही कीजिएगा, यकीन मानिएगा, जरूरी नहीं कि सबके सब उत्तर जो है कभी नहीं मिलते हैं। आप क्या मतलब ये समझते हैं क्या कि जो कोचिंग वाले पढ़ाते हैं वही आता होता है। मैं जानकारी के लिए बता दूं, जितना भी कोचिंग वाले पढ़ाते हैं वो 60% से ऊपर नहीं आता। जो सामान्य किताबों में होता है वो आपका 70-75% आता है
और जो मतलब बहुत मेहनत करके जो पढ़ते हैं लोग तो 60-70% ही कर पाते हैं, लेकिन 10% जो है कुछ लॉजिक लग जाता है दोस्तों। कैसा लॉजिक लग जाता है? अब जैसे यहाँ पर ये फैक्ट जो है कहाँ ऐसे किसी किताब में संभवतः नहीं मिलते हैं देखने को, लेकिन कहीं की चीज उठाकर कहीं पूछी गई है तो ऐसे में लॉजिक लग जाता है थोड़ा थोड़ा। तो इसी प्रकार से प्रश्न सॉल्व करने होते हैं। 50% चीजें हमें पता होती हैं। यूपीएससी वालों को भी ऐसा ही होता है भाई, 2 बातें पता हो गई और फिर तीसरी में जो 50% पर तुक्का लगाना पड़ता है। 100% पता होना पॉसिबल नहीं है इतने बड़े सिलेबस में, ऐसा ही होता। चलिए अगली बात करते हैं। खैर मैं बता रहा हूँ, अपना अनुभव बता रहा हूँ भाई। कई लोग जो है डरा जाते हैं कि भाई इतने भयानक क्वेश्चन कैसे बनेंगे, इतना कैसे पढ़ेंगे। तो ऐसा नहीं होता है, सब कुछ नहीं पढ़ सकते हो भाई। मैं भी 5 वर्षों से जो है एमपीपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ, लेकिन आज भी जो है कोई कहे कि भाई 100 सिलेबस सबको शब्द टू शब्द पूरी हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी रटी हुई है, तो ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, अधिकांश चीजें जो है लगभग जो पूछी जाती हैं उनके आसपास जो है हम भी पढ़ते हैं, ऐसा हर कोई पढ़ता है। बीना नदी जो है किसकी, निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? तो दोस्तों बीना जो है, चाहे वो बीना हो, चाहे धसान हो, चाहे जामनी हो, ये सभी किसकी सहायक नदियां हैं? बेतवा की सहायक नदियां हैं। बीना, धसान, धसान भी दोस्तों बेतवा की सहायक नदियां हैं। पनास जो है आपकी चंबल की है। अगली बात करते हैं 75 नंबर का कि अखरानी और मथुवार की पहाड़ियों के मध्य। दोस्तों अखरानी की पहाड़ियां कहाँ पर हैं? आप क्या बताएंगे? बड़वानी जिले में पड़ती है। बताइए बड़वानी जिले के पास से कौन सी नदी गुजरेगी? क्या चंबल गुजरेगी? जी नहीं। सोन गुजरेगी? जी नहीं। केन गुजरेगी? जी। नर्मदा ही वहां से जाती है, तो नर्मदा इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ऐसा किसी किताब में नहीं लिखा हुआ कि नर्मदा नदी वहां से गुजरती है इन पहाड़ियों के पास से, लेकिन आपको क्या करना है? अनुमान लगाना है कि चंबल तो ऊपर की ओर बहती है, सोन भी ऊपर की ओर, केन भी ऊपर की ओर, लेकिन दक्षिण में मध्य प्रदेश से कौन बहती है? नर्मदा ही बहती है। नर्मदा के मतलब अखरानी की पहाड़ियां दक्षिण में पड़ती हैं, तो ऐसा ही गैस किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा जिला वर्षा ऋतु में अधिक वर्षा प्राप्त करता है? बताइए। किसी किताब में ऐसा क्वेश्चन नहीं मिलेगा फ्रेंड्स, किसी भी किताब में नहीं मिलेगा, मैं गारंटी देता हूं। लेकिन यदि आपको पता है ऐसा कि मध्य प्रदेश में जो वर्षा दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर घटती जाती है, तो आपको यह अनुमान लगाना होगा कि दिए गए ऑप्शन में जो कौन सा जिला दक्षिण पूर्व में ज्यादा पड़ता है। तो दोस्तों पहले यहाँ पर मंडला सबसे जो है दक्षिण पूर्व में पड़ता है, उसके बाद जो नरसिंहपुर पड़ता है, उसके बाद छतरपुर, उसके बाद मंदसौर। तो यही मंडला आपका सही हो जाएगा। तो मैप में आपको दिमाग में रखना होगा, मैप वहीं से बनेगा। चलिए अगली बात करते हैं। यह है प्रश्न आपका, भौगोलिक क्षेत्रफल के प्रतिशत के रूप में निम्नलिखित में से किस जिले का वन क्षेत्र सर्वाधिक है? दोस्तों तो सर्वाधिक तो मध्य प्रदेश में जो बालाघाट मिलता है, लेकिन दूसरे नंबर पर जो है श्योपुर आता है, तो श्योपुर इसका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। 80 नंबर का प्रश्न देखिएगा। वारणा परियोजना रायसेन में है, कहता है कौन सा जो है आपको गलत बताना है, कौन सा गलत दिया हुआ है। तो वारणा रायसेन में सही है। कोलार सीहोर में है, ये भी सही है। कोलार नदी पर है, वारणा नदी पर है। सुक्ता परियोजना बैतूल में नहीं दोस्तों, ये आपकी बड़वानी या बुरहानपुर में पड़ती है, ठीक है। पुनासा खंडवा में, ये भी सही है। अगली बात करते हैं 79 नंबर का, मध्य प्रदेश में जो है लौह अयस्क के संबंध में कौन सा कथन जो है आपका गलत है, ये बताना है, यानी कि सही नहीं है, गलत है। लौह अयस्क के उत्पादन में देश में तीसरा स्थान है। ये बात दोस्तों गलत है, क्योंकि मध्य प्रदेश का मुझे लगता है 5वां 6वां स्थान आता है लौह अयस्क के उत्पादन में। खैर देख लेते हैं अगली बात। जबलपुर जिले के उत्तरी पूर्वी भाग में हेमेटाइट जमाव है, ठीक है भाई। यहाँ पर जो है सकौली श्रेणी पाई जाती है धारवाड़ क्रम की, और धारवाड़ की क्रम की श्रेणी में जो है धातु खनिज मिलते हैं, मान लेते हैं। यहाँ के जमाव में अभ्रक और सिल्का की मात्रा अधिक है, ठीक है। छत्तीसगढ़ राज्य के अलग होने के बाद लौह अयस्क के भंडार घट गए हैं, सही बात है। तो ये ऑप्शन ही आपका सही होगा। लगभग 6वां स्थान पड़ता है जहां तक मुझे पता है, तीसरा नहीं हो सकता कभी। अगली बात करते हैं 78 नंबर में कि निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश में सिंचाई का प्रमुख साधन कौन सा है? तो दोस्तों मध्य प्रदेश में जो अधिकांश लगभग 60% सिंचाई होती है कुआं और ट्यूबवेल से होती है। अगली बात करते हैं, और अगला प्रश्न है आपके सामने जो है 81 नंबर का प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति किसमें है? तो दोस्तों मुझे लगता है नॉर्मल सा आर्टिकल है, 72 में है। अगला देखते 84 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक विकास और विदेश व्यापार का लाभ नहीं है? भाई बढ़ती का लाभ है तो बढ़ती हुई प्रतिस्पर्धा। बताइए, 2 लोग व्यापारी हो जाएंगे तो क्या होगा आपका? प्रतिस्पर्धा ही बढ़ेगी, और का बेरोजगारी। तो ये लाभ है पूछ रहा है, तो लाभ यही होगा कि मतलब गुणवत्ता बढ़ेगी, प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। चलिए बात करते हैं अगली। ये देखिएगा, ये दोस्तों एमपीपीएससी का ऐसा रूल हो गया है कि ये क्वेश्चन ऐसा हर बार लगभग पूछ रही है कि एक कथन को लेकर के कि मौलिक अधिकारों के बारे में निम्नलिखित शब्द किसने कहे कि एक मौलिक अधिकार को क्वेश्चन की किसी विशेष कठिनाई के दृष्टिकोण से नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि एक ऐसी चीज के रूप में जिसे आप संविधान में स्थायी बनाना चाहते हैं। दोस्तों एक्चुअली में क्या थी, अगर आप नेहरू जी की किताब पढ़ेंगे, जो उन्होंने संविधान सभा का अपना भाषण लिखा हुआ है, क्या नाम था, डेस्टिनी, ऐसा कुछ किताब को उनकी नाम है डेस्टिनी, मतलब उनका जो भाषण है वो डेस्टिनी के नाम से जाना जाता है, कुछ और है तो उसमें डेस्टिनी एक शब्द है, मुझे वो ध्यान आ रहा है। तो उसमें जो है ये चीजें लिखते हैं, वो एनसीईआरटी से लिया गया शायद प्रश्न है कि जब मतलब मौलिक अधिकार, कई लोग कह रहे थे संविधान सभा में बहस कर रहे थे कि ऐसे कैसे हो सकता है इतने ब्रॉड मौलिक अधिकार, तो ये नेहरू जी ने कहा था कि उन्हें जो है इस प्रकार से देखा जाना चाहिए। तो किसका है ये? जवाहरलाल नेहरू जी का कथन है। अगली बात करते हैं 83 नंबर में
कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है। दोस्तों महाभियोग का उल्लेख तो 56 में मिलता है, लेकिन प्रक्रिया जो दी गई है वो कहां पर है, 61 में है। 86 नंबर में देख लिएगा कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार भारत का राष्ट्रपति किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में स्थानांतरण कर सकता है। मतलब सीधा सा है कि हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उनका ट्रांसफर करने का जो प्रावधान किस में है, तो दोस्तों ये किस में है, इसमें है। क्यों? अब जो मुझे पता है आपको कुछ बहुत तो दोस्तों आधार बनाना ही पड़ेगा याद करने के लिए, क्योंकि नॉर्मल याद करेंगे तो भूल जाएगा। अब ऐसा मैंने बनाया हुआ था कि जो सभी लोग समान चोर हैं, क्या है, एक समान किस्म के अगर व्यक्ति हो जाएंगे तो क्या करेंगे, वो तो इसके बिगाड़ देंगे, इसलिए उन्हें जो है अलग अलग जगह पर भेज दिया जाना चाहिए। जो समान है यहाँ पर 22 मतलब 222। और आपको ये पता होना चाहिए कि हाई कोर्ट के प्रावधान कितने से कितने आर्टिकल के मध्य में देखने को मिलते हैं, तो आप उत्तर जो है सही कर लेंगे। चलिए अगली बात करते हैं, किस वर्ष जो रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था। दोस्तों 1941 में जो है राष्ट्रीयकरण किया गया था, और एसबीआई का 1955 में किया गया था। अगली बात है 87 नंबर का, नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया था। दोस्तों ये दूसरी बार आया हुआ प्रश्न, 2020 के पेपर में भी यही प्रश्न आया हुआ था, आप देखिएगा चाहे तो। ये जो है 13 दिसंबर 1946 को जो है प्रस्तुत किया गया था। और उद्देश्य प्रस्ताव दोस्तों संविधान का मूल ढांचा ही था, यूं मान लीजिएगा। इसमें से वो बातें लिखी हुई थी कि संविधान किस दिशा में बनाया जाना है। 88 नंबर का प्रश्न देखिएगा कि भारतीय संविधान का 91वां 91 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्या प्रदान करता है। तो दोस्तों ये मंत्रिपरिषद की संख्या को सीमित करता है, उसी संबंधित है। और क्या कहता है कि जो है 15% सदस्य संख्या हो सकती है। अगली बात करते हैं 89 नंबर का, किस अधिनियम ने प्रांतों में द्वैत शासन लगाया था। तो दोस्तों जो है प्रांतों में द्वैत शासन 1919 के अधिनियम के तहत लगाया गया था, और 1935 के अधिनियम के तहत केंद्र में द्वैत शासन अधिनियम लगाया गया था। पार्लियामेंटो जो है संप्रदाय के आरक्षण से संबंधित है। किसने कहा था कि संविधान सभा अकेली ही देश के लिए एक स्वदेशी संविधान का निर्माण कर सकती है तथा सही मायने में और पूरी तरह से लोगों की इच्छा का प्रतिनिधित्व कर सकती है। तो दोस्तों यह बात गांधी जी की है। 1922 में भी गांधी जी ने ऐसा ही कहा था कि जो भारत की संविधान सभा होगी वो भारतीयों की इच्छानुसार होगी और भारतीयों से मिलकर के बनेगी। तो ये बात गांधी जी की है। अगली बात करते हैं, और वो है आपका 91 नंबर का प्रश्न पूछ रहा है कि निर्मल वर्मा पुरस्कार मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग द्वारा किस क्षेत्र में दिया जाता है। दोस्तों यदि आप विदेशों में रहकर के हिंदी का प्रचार प्रसार करते हैं तो आपको यह पुरस्कार मिल सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान आधिकारिक तौर पर भूरसिंह बारासिंगा नाम का एक शुभंकर पेश करने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। दोस्तों कौन है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है। अगली बात करते हैं, जो 93 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रसिद्ध ढोकरा कला के संबंध में मतलब सही नहीं। आज ही प्रश्न कराया था भाई सभी एफएलटी में ढोकरा कला को लेकर के। तो यह दोस्तों बात जो है, पहली बात तो यह है, अगर आपने सिंधु घाटी सभ्यता में जब मैं इतिहास पढ़ा रहा था वहां पर द्रवीय मोम विधि पढ़ी हुई थी, तो वो वही है ये। तो वह क्या है दोस्तों, धातु की मूर्ति बनाने की क्या है, एक प्रकार की जो है जनजातीय शिल्प कला है। और इसमें क्या किया जाता है, लोहा को गर्म किया जाता है। बैतूल जिले के जो भरेवा समुदाय में प्रचलित है। देखिएगा यह कला जो है बैतूल के भारेवा आदिवासी समुदाय में ही, बात सही है। यह अलाव धातु ढलाई कला है, ठीक है। यह विवाह से जुड़ी हुई, ये बात दोस्तों गलत है, क्योंकि ये विवाह से नहीं जुड़ी हुई है, ये जो है शिल्प कला से जुड़ी हुई है। अगली बात करते हैं 94 नंबर का प्रश्न देखिए, इसमें पूछ रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से किस स्तूप के तोरण द्वार पर अशोक एवं उसकी दो रानियों के साथ बोधि वृक्ष तीर्थ यात्रा का अंकन किया गया है। तो दोस्तों यह आपका सांची स्तूप पर किया गया है। अगली बात करते हैं, सांची स्तूप बहुत महत्वपूर्ण है, लगातार यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। कभी जो है पूछता है कब विश्व धरोहर बनाया गया था, कौन सा यहाँ पर स्तूप है, कभी पूछता है कितने स्तूप में किसने खोज की थी, कभी पूछता है किसने निर्माण करवाया था, कभी पूछता है किसने तोरण द्वार बनाया था, इसका प्राचीन नाम क्या है। ऐसे प्रश्न आ रहे हैं दोस्तों, तो यहाँ बहुत अच्छा है, पढ़िएगा इसे ध्यानपूर्वक। प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी भागीरथ सिलावट सादत खान और गोपाल का संबंध कहाँ से है। तो दोस्तों सादत खान दिए हुए हैं, तो ये इंदौर से थे, होलकर के सेनापति थे। 96 नंबर में देखिएगा कि निम्नलिखित में से किस अरबी लेखक ने कलचुरी शासक गांगेय एवं उसकी राजधानी त्रिपुरी का वर्णन किया गया है। तो दोस्तों वो जो व्यक्ति था अल बरूनी था, और इसने जो है ढाल कहा था कि यहाँ की राजधानी है। अगली बात करते हैं, पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र के संपादक थे। तो उन्होंने दोस्तों अपना दैनिक समाचार पत्र लोकमत का संपादन किया था। अगली बात करते हैं, आनंद सीम श्याम। तो दोस्तों श्याम वाले जितने भी व्यक्ति होते हैं ना, तो मुझे लगता है सभी किससे जुड़े हुए हैं, चित्रकला से जुड़े हुए हैं। कौन सी चित्रकला से, गोंडी चित्रकला से। और बाई वाले जहां तक प्रश्न है तो वो वाले भूरी बाई जैसे हो गई, पेमा फाते पिथौरा चित्रकला से जुड़े हुए। अगली बात करते हैं, लास्ट प्रश्न है हमारा
कि धर्म राजेश्वर स्मारक है निम्नलिखित में से किस प्राचीन नगर से संबंधित है। दोस्तों ये आपका दसपुर में पड़ता है। दसपुर जो है मंदसौर का प्राचीन नाम। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे जो है 100 प्रश्न हमने कंप्लीट किए। आपको यदि क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और यदि आप एमपीपीएससी की वास्तव में तैयारी करते हैं तो हमारे साथ जुड़िएगा। हम एमपीपीएससी के लिए पूर्णतः ही समर्पित करते हैं और पूर्णतः ही चैनल समर्पित है, पूर्णतः हमारे प्रयास समर्पित। 10-12 घंटा जो मेहनत करते हैं दोस्तों, 4-5 बार पीएससी प्री देने का, मेंस देने का 2 बार, 3 बार मेंस देने का और 1 बार इंटरव्यू में चयनित होने का जो है मेरे पास में अनुभव है। ये जो है आप निःशुल्क रूप में लीजिएगा। जितना पैसा आप जो बड़ी बड़ी कोचिंगों को देते हैं और वो यहाँ पर सब कुछ निःशुल्क मिल रहा है, यकीन मानिएगा। चलिए धन्यवाद।